सो हाय एवरीवन। अभी हम करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस हमने कर लिया था। 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट। 21 नंबर अभी हमें ये बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है दैट, एक सेकेंड, क्वेश्चन में दिया गया है दैट ये मॉडल Y1, Y2, Y3, देन फिर इसको बताया गया है कि ये कौन से आइडेंटिफाइड में से आता है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला है जो इसको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी इसको जानने के लिए इसका आंसर है एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। इसको कैसे करना होता है, के M-1 K-1 इसमें लेके किया जाता है। फिलहाल अभी आप आंसर जानिए, मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट अब इसके बाद के वीडियो में बताऊंगी। तो ये होगा एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 22. Marquard's theory of portfolio management considers which of the following assumptions? मार्क्वेज थ्योरी, ये जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थ्योरी उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किसके ऊपर जोर दिया था? इन्वेस्टर्स हैव फ्री एक्सेस टू फेयर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन रिटर्न एंड रिस्क। इन्वेस्टर्स जो होंगे इनकी फ्री एक्सेस रहेगी टू फेयर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इनको सारा इन्फॉर्मेशन पता रहेगा रिटर्न के बारे में और रिस्क के बारे में, क्योंकि जो इन्वेस्ट करता है उसको सारा इन्फॉर्मेशन पता चलनी ज़रूरी है। तो ये है इसका आंसर। और एक बी का आंसर है, और एक आंसर है इन्वेस्टर्स आर रैशनल एंड मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड मनी। ठीक है, मतलब जो भी इन्वेस्ट करेगा वो देखेगा कि मुझे पहले कितनी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द रिटर्न मुझे मिल रहा है, तो उसी तरीके से वो अपना पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो मार्क्वेट्स ने इन्वेस्टर्स के लिए यही थ्योरी बताया था, जो है हमारा बी एंड डी का आंसर। सॉरी, जो हमारा है बी एंड डी का आंसर जो है यही है। ठीक है, यही आंसर है। तो अभी देखेंगे ये दोनों आंसर क्यों नहीं होंगे। इन्वेस्टर्स आर पेसिमिस्टिक अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑप्टिमिस्टिक। इन्वेस्टर अभी पॉजिटिव और नेगेटिव सोचेंगे तो सोचने से तो कुछ नहीं होता। पेसिमिस्टिक अबाउट स्टार्टअप्स ये नहीं होता, लेकिन ये होगा, बी का आंसर होगा। इन्वेस्टर्स आर फ्री एक्सेस, उनकी फ्री फेयर इन्फॉर्मेशन उनको जानना ज़रूरी है रिटर्न और रिस्क के बारे में। एंड इन्वेस्टर्स हैव अ टेंडेंसी टू लीन फॉरवर्ड से क्रिप्टो करेंसी। नो, इन्वेस्टर्स जो हो गए, मैं अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ मुझे पहले उसकी बेसिक नॉलेज जाननी है कि मुझे कितनी रिटर्न मिलेगा और कितनी रिस्क है उसमें। मैं सडनली जाके क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करूँगी। तो यही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग क्या है? 67% इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट आर मार्जिनल एंड लैंड होल्डर्स विथ लेस देन 1 हेक्टेयर। ये ठीक कहा कि 67% लोगों के पास, इंडियंस जो है उनके पास एग्रीकल्चर है जो कि कम है, 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, और 10% एग्रीकल्चरिस्ट हैव 10 हेक्टर्स और मोर। मतलब कि ये बता रहा है अगर ये टोटल हमारी लैंड है तो 10% अगर देखें तो, मतलब 10% जो लोग हैं ना, 10% में ये इतना ज़्यादा उसको एक्वायर कर रहे हैं लैंड को। तो यही ये बोल रहा है 10% एग्रीकल्चरिस्ट हैव 10 हेक्टर्स और मोर। मतलब कि ये अगर टोटल लैंड है, ये 10% जो लोग हैं ना इसको एक्वायर करके बैठे हैं, पूरा लैंड को एक्वायर करके बैठे हैं, 10 हेक्टर्स को। ठीक है, बाकी जो ये छोटा सा है ये बाकी लोगों के पास है जो कि कम है। लेकिन जो 10% लोग, वो कम लोग हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा लैंड है। ठीक है, देन इन द रूरल सेक्टर लैंड इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम। ये सही है। ड्यू टू द हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल। ये भी सही है, मतलब जितनी पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतनी लैंड होल्डिंग एक पर्सन का वो कम होता रहा है। अभी एक फैमिली में 4 लोग हैं, एक और फैमिली में 10 लोग हैं। तो ये क्या है, 4 लोग जितने अच्छे से रहेंगे उनके लिए कमरा ज़्यादा होगा, खाना भी ज़्यादा होगा, सब कुछ ज़्यादा होगा। ये 10 लोगों के लिए उतना नहीं होगा। तो ये जो है ना, मतलब पॉपुलेशन, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल व्हेन देयर इज पॉपुलेशन इज मोर। यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे कम पॉपुलेशन है। जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे पर कैपिटल, मतलब पर इंसान के ऊपर लैंड जो है वो कम आएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आंसर। तो ये हमारा रॉन्ग है। 10% ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट हैव 10% और मोर। अगर 10% लोगों के पास एग्रीकल्चर का लैंड रहेगा तो 10% लोग ही कर पाएंगे ना काम।
बाकी तो नहीं कर पाएंगे, तो देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी फिर? तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो आंसर 2 ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं शायद उसको और सिंप्लीफाई करके बता सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट फेलियर इज कॉज्ड टू द प्रेजेंस ऑफ विच। मार्केट फेलियर किस चीज़ से होती है? एक तो एक्सटर्नलिटीज से होती है, मार्केट पावर से होती है, प्राइवेट गुड से होती है। पॉवर्टी से मार्केट फेलियर नहीं होती, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से होती है, मोरल हजार्ड से होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में होती है मार्केट फेलियर, पब्लिक गुड्स में होती है मार्केट फेलियर। ठीक है, ये सारी में आती है, पॉवर्टी में मार्केट फेलियर नहीं आती। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं 24 क्वेश्चन। 25 इज जीडीपी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस। जीडीपी अगर करंट प्राइस में आ रहा है तो ये है हमारा, ठीक है। अब देखो अभी कौन सा ईयर 2022 चल रहा है, ठीक है। 22 को लेकर अगर हम प्राइस देखेंगे या फिर क्वांटिटी को देखेंगे तो ये हमारा होगा करंट प्राइस, तो हमारा ये होगा नॉमिनल। ठीक है, तो ये हमारा होगा नॉमिनल। एक सेकंड, हाँ, नॉमिनल। अगर ये हो गया नॉमिनल, अगर करंट प्राइस को देखेंगे, करंटली कितनी प्राइस चल रही है, करंट पेट्रोल का दाम कितना है, करंट। ठीक है, अगर रियल जीडीपी हम देखते हैं, ये हो गई नॉमिनल। अगर रियल को देखते हैं ना, रियल, तो कांस्टेंट प्राइस लेना होता है। कांस्टेंट मीन्स एक साल होता है जिसमें उतना कुछ बदलाव नहीं हो, चेंजेस नहीं होता प्राइस में। अभी जैसे कोविड में प्राइस चेंजेस हो गया, बहुत ऊपर नीचे गया। कांस्टेंट प्राइस उसको बोलते हैं जिस साल में उतना कुछ अप एंड डाउन्स नहीं है, उतना कुछ प्राइस में चेंजेस नहीं हुआ है। तो वो अभी हम ले रहे हैं 2011, जो कि है हमारा, जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो कांस्टेंट प्राइस में हम 2011 को लेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस, तो ये हमारा हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। तो आंसर हमारा है यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी। फिर ये स्टेटमेंट दिया गया है, रिबिन्स की थ्योरम पोस्टुलेट्स दैट कांस्टेंट कमोडिटी प्राइस। अच्छा, रिबिन्स की थ्योरम में हमने क्या उस मैचिंग में पढ़ा था कि फैक्टर एंडाउमेंट। ठीक है, फैक्टर एंडाउमेंट में पढ़ा था, तो यही है फैक्टर एंडाउमेंट। कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस एंड इंक्रीज इन द एंडाउमेंट ऑफ वन फैक्टर will increase by greater proportion of the output of commodity intensive in that factor and will reduce the output of the other country। ठीक है, ये रिबिन्स की थ्योरम जो बता रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक बता रहा है फैक्टर एंडाउमेंट के बारे में। देखो, ये अगर सिंपल भाषा में बताया जाए, रिबिन्स की थ्योरम यही बोल रही है कि अगर कौन सी कंट्री, सपोज एक्स कंट्री, उसके पास लेबर ज़्यादा है, तो वो लेबर अबंडेंट है, उसकी लेबर फैक्टर जो है ना उसके पास ज़्यादा है, तो ये लेबर, अगर लेबर को लेके ये प्रोड्यूस करता है कमोडिटीज़, तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, तो ये बाहर देश को एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, और वाई कंट्री में क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, उसके पास लेबर वाला गुड नहीं है, तो ये इंपोर्ट करेगा, ये इंपोर्ट करेगा, ये एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो रिबिन्स की थ्योरम यही बताता है कि जिस कंट्री के पास जो फैक्टर उसके पास ज़्यादा है, प्रचुर परिमाण में है, तो उसको लेके वो प्रोड्यूस कर सकता है और उसी कमोडिटी को वो दूसरे कंट्री को वो भेज सकता है, मतलब एक्सपोर्ट कर सकता है। ये एकदम ठीक कह रहा है। ठीक है, तो स्टॉल्पर्स-हैमिल्टन थ्योरम क्या कह रहा है, दैट एन इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉर एग्जाम्पल एज अ रिजल्ट ऑफ टैरिफ डिक्रीज द रिटर्न और अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, ये जो स्टॉल्पर्स-हैमिल्टन का थ्योरम है, ये उन्होंने दिया था टैरिफ के बारे में। ठीक है, ये इन्होंने दिया था टैरिफ के बारे में, भले ही उन्होंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, ये सेकंड वाला फॉल्स है, रिबिन्स की वाला जो था वो सही है, मतलब वो करेक्ट है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देन 27, द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक बेनिफिट विच वॉज द बेस्ट और लिस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट इज डाल्टन ने कहा था कि बेस्ट और लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट जो टैक्सेशन से आती है, टैक्सेशन को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो ये कहा था डाल्टन ने। फिर ओवरशूटिंग मॉडल ऑफ एक्सचेंज रेट डेवलप्ड बाय रॉबिन डॉर्नबुश अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिकी प्राइसेस एंड वोलेटाइल एक्सचेंज रेट। उन्होंने डॉर्नबुश, क्या है उनका नाम, रूडी डॉर्नबुश,
डॉर्नबुश, ठीक है, डॉर्नबुश ने ये क्या कहा था, डॉन बुश कहा था दैट रिलेशनशिप बिटवीन स्टिकी प्राइसेस एंड वोलेटाइल एक्सचेंज रेट। ये इन्होंने बताया था कि स्टिकी प्राइस और रिलेशनशिप क्या और वोलेटाइल एक्सचेंज रेट के बीच में क्या ही रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट 29 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी इज ओरिजिनेटेड एट कैनेडा, कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रू फॉर सोल्यूशन साइमल्टेनियस। अच्छा, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में क्या होता है, इसको याद रखना पड़ेगा, द 2 SLS मॉडल एंड FIML मॉडल। FIML इज फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मॉडल एंड टू SLS मॉडल इज टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मॉडल। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में ये दोनों ही काम करेंगे, ठीक है, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, ठीक है। तो ये हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन बाइस्ड का सोल्यूशन। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी 10 क्वेश्चंस हो गए, फिर कल का 10 क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।